हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं 10th क्लास का साइंस 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। तो ये चैप्टर इस चैप्टर का पूरा स्वाध्याय कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए हैं, टोटल 7 प्रश्न दिए हैं, जिसमें उप प्रश्न भी हैं। तो एक एक प्रश्न को उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हुए हल करेंगे। जैसे दिया है कि नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में पुनः लिखें और भोजन श्रृंखला किस संस्था की है, उस परिसंस्था का नाम लिखिए। मतलब ये सीक्वेंस दिया है, कन, खजूरा, सांप, धान की खेती, बाज और मेढक। इसको सही क्रम में भी लिखना है और किस इकोसिस्टम से बिलोंग करता है इसके बारे में भी लिखना है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के पहला पॉइंट दिया है कि इसका उचित क्रम क्या है। पहले धान की खेती होगी, फिर टिड्डा होगा, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने और सांप को बाज ने। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। इसमें कन, खजूरा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऊपर दी गई भोजन श्रृंखला भू परिसंस्था का है, जो जमीन पर होती हैं भू परिसंस्था की भोजन श्रृंखला है। और इस भू परिसंस्था या परितंत्र में अनेक जैविक घटक पाए जाते हैं, जैसे कीटक, पक्षी, स्तनधारी प्राणी इत्यादि। और ऊपर दिए गए प्रश्न में धान की खेती का उदाहरण दिया गया है। सामान्यतः धान की खेती किसी जलाशय या नदी के किनारे होती है। धान की खेती में अत्यधिक पानी का उपयोग होता है, अतः धान की खेती में अधिक मात्रा में पानी भरा रहता है। इस कारण धान की खेती में बड़ी संख्या में मेढक रहते हैं। फिर लास्ट है कि उपर्युक्त भोजन श्रृंखला में उत्पादक धान की फसल है। प्राथमिक भक्षक टिड्डा मतलब उपभोक्ता एक कीटक है, द्वितीयक भक्षक मेढक और तृतीयक भक्षक सांप तथा सर्वोच्च भक्षक बाज है। इस प्रत्येक पोषण स्तर के जैविक घटकों पर जीवाणु, कवक, कुछ कीड़े इत्यादि विघटन के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद है धान की खेती की परिसंस्था में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा धान की फसल से सीधे बाज के पोषण स्तर तक स्थानांतरित करती है। यहाँ पे कन, खजूरा यहाँ पे देखिए दिया है, गलत छपा है, मतलब ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिर इसी में देखिए आपने प्रश्न में दिया है दूसरा प्रश्न कि अपने पूर्वजों से यह पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर वह हमें अपने आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ उत्तर कुछ पॉइंट्स में रहेंगे। उन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप उसको राइट डाउन करके प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। जैसे जैसे नई पीढ़ी का निर्माण होता है, वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी नष्ट होती जाती है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी पृथ्वी पर उत्पात मचाया, उस उत्पात के कारण पृथ्वी की प्रकृति दुष्प्रभावित हुई है। दूसरा पॉइंट है, परिसंस्था में रहने वाले सजीव, उनमें होने वाली आंतरिक क्रिया तथा परिसंस्था में सजीवों के अधिवास के मध्य संतुलन को मानव ने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ और विकास के भ्रामक संकल्पना के द्वारा बिगाड़ दिया है। तीसरा है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जंगलों की कटाई इत्यादि अनेक कारणों से पृथ्वी पर विद्यमान अनेक भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल खंडित हो गई है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उसके अन्न, वस्त्र और आवास जैसी अत्यावश्यक सुविधा में कमी हो गई है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इस कारण परिसंस्था के संतुलन को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसका ध्यान नहीं रखा गया है। इसके बाद इसी में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर है 5वां पॉइंट। देखिए, परिणाम स्वरूप जिस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, उसका संपूर्ण नुकसान हम पृथ्वी को नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। यह शाश्वत विकास नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन और विविध धातुएं। वर्तमान पीढ़ी के पूर्वजों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के कारण जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अकाल, अतिवृष्टि मतलब भारी वर्षा इत्यादि अनेक प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हुई है। इन सभी आपदाओं का सामना नई पीढ़ी को करना पड़ेगा। इसलिए हमें यह पृथ्वी हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में ही नहीं मिली है, बल्कि इसे हमें आने वाली अगली पीढ़ी को संभाल कर रखना है। इसे ही शाश्वत विकास कहते हैं। अतः हमें पृथ्वी आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका आंसर आप कर पाएंगे। इसके बाद यह है कि टिप्पणी लिखिए। किस पर? पर्यावरण संवर्धन, विश्नोई चिपको आंदोलन, जैविक विविधता, देवराई और आपत्ति तथा आपत्ति व्यवस्था। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पर्यावरण संवर्धन 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको लिखना है, याद भी करना है। पृथ्वी पर अनेक
प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों के दुष्प्रभाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई हैं। इन समस्याओं का विपरीत प्रभाव सभी सजीवों पर होता है। इन सभी सजीवों को सुरक्षित रखने तथा मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता निर्मित हो गई है। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र भी पर्यावरण संवर्धन के लिए अत्यधिक सक्रिय है। पर्यावरण संवर्धन तथा पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की स्थापना की गई है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता की अत्यंत आवश्यकता है। इस कार्य के लिए लोगों में जन जागृति फैलाना आवश्यक है। बच्चों को पाठशाला यानी स्कूल की शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण स्नेही मूल्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तथा सीमित उपयोग करना भी पर्यावरण संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। आगे देखिए, विश्नोई चिपको आंदोलन। ये एक आंदोलन था जिसमें राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी नामक एक गांव है, जिस गांव में जोधपुर शहर से 26 किलोमीटर दूरी पर यह गांव स्थित है। इस गांव का नाम वहां पर पाई जाने वाली खेजड़ी वनस्पति के नाम पर रखा गया। मतलब एक पौधा है खेजड़ी, उस पौधे के नाम पर इस गांव का नाम ये रखा गया है। इस गांव में सर्वप्रथम विश्नोई आंदोलन हुआ। ये क्यों हुआ? विश्नोई राजस्थान के जोधपुर के जिले की एक समाज है। विश्नोई समाज ने सन 1738 में खिजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा ही एक आंदोलन किया था। इस आंदोलन के निवासी अमृता देवी ने के नेतृत्व में 363 विश्नोई लोगों ने वृक्ष कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इन वृक्षों को विश्नोई समाज पवित्र मानता है। सन 1738 के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रों ने वृक्ष कटाई का विरोध किया। वहाँ के राजा के सैनिकों वृक्ष को काटने के लिए आए थे। राजा के नए महल को बनाने के लिए आवश्यक चूना तैयार करने के लिए उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता थी। अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने वृक्ष को गले लगा लिया। दूसरे शब्दों में, अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक गई। अमृता देवी को वृक्ष से हटाने के लिए उन्हें रुपए देने का लालच भी दिया गया, परंतु अमृता देवी अपने दृढ़ निश्चय के कारण वृक्ष से लिपटी रही। सैनिकों की धमकियों के आगे अमृता देवी नहीं झुकी। एक वृक्ष बचाने के लिए हमारे सिर भी काट दिए गए तो भी हम नहीं हटेंगे, ऐसा अमृता देवी आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा अमृता देवी कहती रही। राजा के सैनिकों ने कुल्हाड़ी से अमृता देवी को मार डाला। अमृता देवी के साथ ही उनकी 3 पुत्रियों की भी हत्या कर दी गई, परंतु इन चारों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आसपास के गांव ने यह समाचार फैल गया। 83 गांव के लोग इकट्ठा हो गए। 363 लोग वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों से लिपट गए। इन सभी 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। वृक्षों की रक्षा के लिए लोग शहीद हो गए। राजा को अपने इस कृत्य पर गहरा पश्चाताप भी हुआ और जोधपुर के राजा अभय सिंह ने विश्नोई समाज से माफ़ी मांगी। तत्पश्चात एक तामपत्र पर उन्होंने लिखवाया कि यहाँ पर एक भी हरे वृक्ष काटे नहीं जाएंगे, एक भी प्राणी का शिकार नहीं किया जाएगा। विश्नोई गांव की सीमा में यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि इस कृत्य में राजघराने का कोई व्यक्ति पाया गया तो उसे भी दंडित किया जाएगा। 20वीं सदी का उत्तर प्रदेश का चिपको आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर किया गया था। तो देखिए, एक स्टोरी के रूप में आपके सामने जो है विश्नोई चिपको आंदोलन आया है। तो ये स्टोरी कहानी आपको याद हो गई है। बस इसमें कब किस सन में ये घटना हुई है ये आपको याद करके ये अच्छा आंसर कर सकते हैं आप लोग। फिर जैव विविधता किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों के विभिन्न प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इस सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति की जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उस समृद्धि को ही जैव विविधता कहती हैं। यहाँ पे इसका आंसर केवल इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद जैव विविधता मतलब क्या? आप देखते हैं कि कुत्ता कई प्रकार का होता है, मतलब कुत्ते ही प्रजाति के हैं, लेकिन एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत बहुत सारे अंतर होते हैं। उनका रंग अलग होता है, उनका रहने का तरीका अलग होता है। तो वो सब जो विविधताएं होती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया है, क्या दिया है? देवराई। देवराई क्या है? देवराई यहाँ पर दिया हुआ है, तो देवराई का आंसर देख लीजिए। ये भी क्या है? देवराई का अर्थ है स्केयर्ड ग्रूव। ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र माने जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं, ठीक है।
तो ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त है। देवराई वनों में वृक्षों की कटाई, प्राणियों का शिकार नहीं किया जाता है। वर्षों की परंपरा से चले आ रहे जंगलों को समाज द्वारा संरक्षित किया गया है। इस प्रकार देवराई वन एक प्रकार से अभयारण्य ही है। अभयारण्य मतलब जंगल। सरकारी वन विभाग देवराई वनों की देखरेख नहीं करते, बल्कि स्थानीय समाज के लोग ही देवराई वनों की देखरेख करते हैं। भारत के पश्चिम घाटों में देवराइयों का समूह दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत में घने वनों की देवराई पाई जाती है। तो इस तरीके से ये भी आंसर हो गया। इसके बाद आपत्ति और आपत्ति व्यवस्था, आपदा और आपदा व्यवस्था क्या होता है, तो इसके लिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण में बहुधा कुछ भयंकर घटनाएं घटित होती हैं जिसे आपदा कहते हैं। आपदा कई प्रकार की होती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपदा की परिभाषा क्या है कि आपदा एक ऐसी घटना है जिसके कारण आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। जैसे क्या है, प्राकृतिक आपदा होती है, मानव निर्मित आपदा होती है। उसके बाद आपदाओं के प्रभाव क्या होते हैं, कई तरह की आपदाएं, जैसे अचानक आग लगना, बाढ़ का आना और भूकंप आना, भूस्खलन होना, ये सारे आपदाएं होती हैं। और उसी में दिया है कि आपदा व्यवस्थापन क्या है, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपदा व्यवस्थापन या प्रबंधन प्रभावकारी तथा परिणामी होना आवश्यक है। आपदा छोटी हो या बड़ी हो या अल्पकाली हो या दीर्घकाली हो, आपदाओं का मुकाबला करना महत्वपूर्ण होता है। आपदा से उत्पन्न समस्याओं का हल निकालना महत्वपूर्ण होता है। आपदा से निर्मित समस्याओं का करने के लिए आपदा प्रबंधन तथा लोगों की सहभागिता होनी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन तथा लोगों का परस्पर सहयोग आवश्यक है। आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजनाएं बनाना तथा आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता विकसित करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदाएं अचानक आती हैं, आपदाएं अनियोजित होती है, मतलब बिना किसी प्लानिंग के होती हैं, परंतु योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग करके ढंग से प्रयत्न करने से आपदाओं की तीव्रता मतलब नुकसान जो होती है उसे कम किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। आप चौथे प्रश्न पर आते हैं। प्रदूषण पर विजय संपदा करना तथा यह प्रभावी पर्यावरणीय व्यवस्थापन का प्रभावी माध्यम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर देख लिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। कैसे हैं, पहला पॉइंट क्या दिया कि मनुष्य प्रदूषण मानव निर्मित समस्या है और प्रदूषण के अनेक प्रकार है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि जो है प्रदूषण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर होते हैं। जैसे प्रदूषित पदार्थों का दुष्प्रभाव सभी सजीवों पर पड़ता है, इस कारण सजीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रदूषण पर विजय प्राप्त करने पर ही सजीव जीवित रह सकता है तथा उसका अस्तित्व पृथ्वी पर टिक सकता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट है कि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना और इसके लिए विशेष प्रयत्न करना, इन दो उपायों से ही पर्यावरण का उत्तम व्यवस्थापन होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के कचरे को यहाँ वहाँ न फेंककर उस प्लास्टिक के कचरे को पुनः चक्रीकरण करने पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के कचरे के कारण जलाशय और भूमि पर रहने वाले सजीवों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और प्लास्टिक का उचित व्यवस्थापन करने से सजीवों का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। फिर इसी में अगला क्या दिया हुआ है, पर्यावरण के संवर्धन के संदर्भ में आप कौन से उपक्रमों को चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से उपक्रम चलाएंगे, ये थोड़ा लंबा है। तो सर्वप्रथम हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान की समस्याओं को समझेंगे और उसका समाधान ढूंढकर अच्छे से उस समझकर सुनियोजित तरीके से उनको रोका जा सकता है। और यही समस्याओं को विस्तारित होने से रोकना ही संवर्धन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जैसे क्या करना है, एक एक पॉइंट आप छोटे छोटे भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है, पौधे लगाना और उनकी सुरक्षा करना, यह एक सरल और आसान उपक्रम है, इसीलिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। दूसरा है ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना, एक महत्वपूर्ण कार्य है और घर और स्कूल के आसपास के परिसर में कचरा फेंकना पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण लगाना और लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना, यह भी एक इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण उपक्रम हो सकता है। चौथा है जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना भी एक इम्पॉर्टेंट कार्य है। पांचवा पॉइंट है कि आसपास के परिसर में रहने वाले पशु पक्षी की देखभाल करना, उन्हें भोजन और पानी देना, उन्हें भी अपने आसपास के जीवन जीने का अवसर प्रदान करना
ये सब छोटे छोटे कृति द्वारा हम पर्यावरण संवर्धन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में लिखना है। तो पर्यावरण जो है, जो जैविक और अजैविक घटक अपना प्रभाव डालते हैं। इन घटकों के कई घटक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित होते हैं। ये छोटा सा आंसर है। दूसरा है, जैविक घटक के सजीवों के मध्य होने वाली आंतरिक अंतर क्रिया पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव के विभिन्न, तीसरा पॉइंट है, मानव के विभिन्न कार्य जैसे जंगल की कटाई, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण इत्यादि पर्यावरण को दुष्प्रभावित आपको दिख नहीं रहा है, इत्यादि पर्यावरण को दुष्प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, भूकंप, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना, ज्वालामुखी, अकाल, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं पर्यावरण का बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखा, पृथ्वी पर मानव की उत्क्रांति होने के कारण मानव ने अपनी बुद्धि बल का उपयोग करके अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन करना प्रारंभ किया है। दूसरा है, अन्य सजीवों की तुलना में मानव के पास बुद्धि और स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति थी। अपनी इन विशेषताओं के कारण मानव ने अन्य सजीवों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तीसरा पॉइंट है, मानव ने पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग किया। मानव ने विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक विनाश किया। इस कारण प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि हो गई। पांचवां है, इस कारण पृथ्वी पर स्थित अनेक परिसंस्थाओं का संतुलन बिगड़ गया। मानव के अतिरिक्त कोई भी अन्य सजीव ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट है कि मानव के अतिरिक्त अन्य सजीव प्रकृति के नियमों को मानते हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण पर्यावरण में मानव का स्थान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के प्रकार बताकर उनके उदाहरण दीजिए। तो जैव विविधता 3 स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे आनुवंशिक विविधता, प्रजाति की विविधता और परिसंस्था की विविधता। इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। आनुवंशिक विविधता क्या होती है, एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। दूसरा है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या होती है, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों अथवा वनस्पतियों में विविधता जातियां दिखाई देती है, इसे ही प्रजाति विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी तथा सूक्ष्मजीव के विभिन्न प्रकारों का समावेश होता है। उसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट है परिसंस्था की विविधता, इकोसिस्टम की विविधता। इसमें क्या होता है, प्रत्येक देश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। परिसंस्था की विविधता का अर्थ है कि विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली परिसंस्था विविधता किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उसके अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर के संबंधों से परिसंस्था निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात प्रकृति तथा मानव निर्मित 2 प्रकार की स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती हैं। अगला क्या यहाँ पर दिया हुआ है, जैव विविधता का संवर्धन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैव विविधता का संवर्धन कैसे करेंगे। तो देखिए, जैव विविधता का संवर्धन की कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आंसर क्या है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना, अभयारण्य मतलब जंगल। तीसरा है कि कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना। पांचवा, प्राणियों एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना। छठवां है कानून का पालन करना। और सातवां और आखिरी, पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना। इस तरीके से यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, जादव मोलाई पयांग की कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, मतलब हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये स्क्रीन पर उसका आंसर पूरा आपको दिख रहा है कि जादव मोलाई पयांग एक सामान्य और गरीब व्यक्ति थे। जादव मोलाई पयांग एक जंगल मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने स्वयं के बल पर अकेले ही 1360 एकड़ क्षेत्र में जंगल तैयार किया। उन्होंने अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम किया। अपने इस कृत्य के द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि एक सामान्य व्यक्ति भी यह चमत्कार कर सकता है। अनेक व्यक्ति एकत्रित होकर संपूर्ण जंगल को नष्ट कर डालते हैं, परंतु एक व्यक्ति केवल मन में ठान ले तो वह व्यक्ति संपूर्ण जंगल का निर्माण कर सकता है। हमें यह महत्वपूर्ण सत्य जादव मोलाई पयांग की कहानी द्वारा पता चलता है। इसके बाद अगला है कि जैव विविधता के कुछ संवेदनशील क्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए कि
संपूर्ण विश्व में 34 स्थानों को जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र में अभिलेखित किया गया है। एक समय पृथ्वी के 15.7% भाग पर संवेदनशील क्षेत्र विद्यमान थे। आज लगभग 86% संवेदनशील क्षेत्र पहले ही नष्ट हो चुके हैं। चौथा, अब केवल पृथ्वी के 2.3% पृष्ठभाग पर संवेदनशील क्षेत्रों अखंड अवशेष शेष है। इसमें 1,50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां समाविष्ट हैं, जो कि संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का 50% है। छठवां, पश्चिम घाट, आसाम का मानस अभयारण्य और सुंदरवन अभयारण्य भारत के संवेदनशील क्षेत्र हैं। सातवां, भारत के प्राणियों की 135 प्रजातियों में लगभग 85 प्रजातियां ईशान्य प्रदेशों के जंगलों में दिखाई देती हैं। आठवां, पश्चिम घाटों के 1500 से अधिक प्रादेशिक वनस्पतियों की प्रजाति दिखाई देती है। और नवा, विश्व की कुल वनस्पतियों की प्रजातियों में से लगभग 50,000 वनस्पतियों की प्रजातियां प्रादेशिक या प्रदेशनिष्ठ हैं। तो इस तरीके से हम इसका इतना लिख लेंगे। आगे देख, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्राणियों तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियों के संकट में आने के क्या कारण है, उन्हें कैसे बचाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, प्राणियों तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजाति प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से संकटग्रस्त होती हैं। भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, दावानल, अकाल इत्यादि प्राकृतिक कारण हैं। इन प्राकृतिक कारणों से अन्न तथा पानी की कमी हो जाती है। तीसरा है शिकार करना, वन्य प्राणियों के अधिवास में मानव द्वारा बस्ती बनाना, बांध बनाना, रास्ता बनाना, जंगल की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि मानव निर्मित कारणों में समावेश होता है। चौथा, इन प्रजातियों को बचाने के लिए वैज्ञानिक तथा पर्यावरण विशेषज्ञ अनेक उपाय, अनेक योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं उपायों के अंतर्गत किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को जैव समृद्धि क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार संवेदनक्षम क्षेत्रों में विभिन्न संकटग्रस्त जाति तथा प्रजातियों की विशेष देखरेख की जाती है। आगे देख लीजिए कि कानून विभिन्न अधिनियमों और उपधाराओं के द्वारा अन्य प्राणियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। प्राणियों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर हम लिख लेंगे। तो पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं और एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आखिरी प्रश्न बचा है, नीचे दिए गए चिन्ह संकेत क्या बता रहे हैं, उस आधार पर अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए वही चिन्ह यहाँ पर है। यह संकेत कम करना यानी रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकल करना, इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है। प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें, देखिए यहाँ पर दुरुपयोग न करें, यह संदेश इस संकेत से प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी आंसर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है बूंद पानी का है, तो यह संदेश पानी बचाओ आंदोलन का है। उसके बाद अगला जो देख रहे हैं सोलर पैनल का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का उपयोग करें। यह संकेत इससे ये स्पष्ट होता है। कुछ और भी संकेत है, जैसे यहाँ पर देखिए आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं कि इस संकेत से हमें क्या देखता है कि हमें कचरे को इधर उधर न फेंककर उचित ढंग से जो है करना चाहिए। और भी संकेत है, जैसे यहाँ पर देखिए बिजली की बचत करने का है संकेत, बिजली की बचत कीजिए। उसके बाद साइकिल यहाँ पर दिया है कि साइकिल का उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अन्य जैसे जो इस पेट्रोल डीजल के वाहनों का उपयोग कम करें। यह भी पानी बचाव का संकेत है, भविष्य में पानी का उपयोग होगा। और ये एक और संकेत देख रहा है यहाँ पे प्राणी जैसे ये पांडा और हार्नबिल, ये जो पक्षी है, इनका संवर्धन, इनका बचाव करने के लिए इस तरीके से बना हुआ है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।